हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आरएस मींस क्वेश्चन आंसर की सीरीज चल रही है। सीरीज़ 97 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे सीरीज़ 98 के बारे में, जिसमें हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 50 वर्ड्स यानी 5 मार्कर प्रश्नों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़। आज की सीरीज़ का पहला प्रश्न है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विभिन्न क्षेत्रों में अनुप्रयोग बताइए। एआई का विभिन्न क्षेत्रों में अनुप्रयोग बताना है। तो सबसे पहले हम देखें कि किस क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रमुख अनुप्रयोग उसमें है, फर्स्ट है हमारा कंप्यूटर गेमिंग में एआई का प्रयोग किया जा रहा है। प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में किया जा रहा है। इसके अलावा हम देखें तो एक्सपर्ट सिस्टम में प्राकृतिक भाषा का नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में करें या फिर एक्सपर्ट सिस्टम में हम करें। उसके अलावा विजन सिस्टम, दृष्टि प्रणाली में इसका प्रयोग, वाक पहचान, स्पीच रिकग्नाइजेशन में, बुद्धिमान रोबोट, इंटेलिजेंट रोबोट। इसके अलावा ई कॉमर्स कंपनियां जो है वो भी इसका प्रयोग कर रही है। मेडिकल क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो काफ़ी इसका एरिया काफ़ी वाइड हो जाता है। इसके अलावा रक्षा व दूर दराज के क्षेत्रों में इनका एआई का प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा किसी बेहद जटिल सिस्टम को चलाने के लिए, नई दवाएं तैयार करने के लिए, नए केमिकल तलाशने के लिए, खनन उद्योग से लेकर अंतरिक्ष, शेयर बाजार से लेकर बीमा कंपनियां, मानव जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है जिसमें एआई का प्रयोग ना हो। ओके, तो आपको सारे क्षेत्रों को यहाँ पर कवर करते हुए लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विक्रम साराभाई का भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में क्या योगदान रहा है। विक्रम साराभाई का योगदान बताना है, वो भी 50 वर्ड्स में। ओके, वैज्ञानिक तो आपको 50 वर्ड्स दोनों में तैयार करने हैं, क्योंकि पता नहीं चलता, किसी वैज्ञानिक को 50 वर्ड्स में भी पूछ सकते हैं। विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे? विक्रम साराभाई। तो विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी हो गई हमारी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी हमारा इसरो हो गया, इसकी स्थापना में मदद की और अध्यक्ष के रूप में इसका नेतृत्व भी किया। तो अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हो गए, इसरो की स्थापना में मदद की और इनके अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। तो ये सारे ही योगदान जो है वो विक्रम साराभाई के रहे हैं। उसके अलावा अगर हम और देखें तो क्या है, वे भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला PRL अहमदाबाद, भारतीय सहित देश में कई अन्य संस्थाओं की स्थापना के लिए भी जिम्मेदार थे। भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM अहमदाबाद में और परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोन परियोजना IIM अहमदाबाद और परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोन परियोजना कोलकाता साराभाई द्वारा स्थापित किए गए थे। अगर हम देखें तो IIM अहमदाबाद हो गया और कोलकाता में परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोन परियोजना भी इनके द्वारा स्थापित की गई थी। उन्होंने अपनी पत्नी प्रसिद्ध नृत्यांगना मृणालिनी साराभाई के साथ अहमदाबाद में प्रदर्शन कला अकादमी की स्थापना भी की थी। उसके अलावा उनका एक और योगदान जो कि उनके फील्ड से हटकर है, वो है उनकी पत्नी प्रसिद्ध नृत्यांगना है, ठीक है, मृणालिनी साराभाई। उनके साथ मिलकर इन्होंने अहमदाबाद में प्रदर्शन कला परफॉर्मिंग आर्ट्स जिसको हम बोलेंगे उसकी अकादमी की स्थापना भी अहमदाबाद में इन्होंने की थी, जो कि कला और संस्कृति के लिए योगदान भी दिखाती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विभिन्न प्रकार के जैविक हथियारों का संक्षिप्त विवरण करें। विभिन्न प्रकार के जैविक हथियारों का संक्षिप्त विवरण यहाँ पर देना है। जैविक हथियार क्या होते हैं? जैविक हथियार जिसे रोगाणु हथियार भी कहा जाता है, जिसे बैक्टीरिया, वायरस, बैक्टीरिया, कवक, विषाक्त पदार्थ इत्यादि का प्रयोग के द्वारा फैलाया जा सकता है। यानी इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? बैक्टीरिया, वायरस, बैक्टीरिया, कवक, विषाक्त पदार्थ इत्यादि का प्रयोग मनुष्यों, जानवरों व पौधों के खिलाफ हथियार के रूप में प्रयोग किया जाता है। मनुष्यों के खिलाफ, जानवरों में और पौधों के खिलाफ इसका प्रयोग किया जा सकता है। ओके, जैसे हमारा हो गया एंथ्रेक्स, बैक्टीरिया का हथियार के रूप में सर्वाधिक घातक उपयोग। बाटुलियम, यह आसानी से उत्पादित किया जाने वाला विषैला जैविक हथियार है। इसके अलावा बहुत सारे और भी हथियार हैं, जैविक हथियार, जिनके बारे में हमने प्रीवियस सीरीज़ में और भी डिटेल से डिस्कस किया है। तो आप सभी को यहाँ पर डिस्कस करें और भी वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर आज हम इतना ही करने वाले हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जैविक हथियार जो है संक्षिप्त विवरण बोलते तो आपको ये भी लिखना है कि ये भविष्य में जनरित होने वाले सबसे खतरनाक हथियार हो सकते हैं, जैविक हथियार हो सकते हैं, जो कि कई पीढ़ियों को नष्ट कर सकते हैं। ओके, और इनका जो पावर होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। एक तो क्या होता है कि ज़्यादा लोगों को एक कम समय में ये नष्ट कर पाते हैं। उसके अलावा
इसके अलावा ये पीढ़ियों दो दर पीढ़ियों को ये नष्ट कर देते हैं और मनुष्य जानवर खुदों के खिलाफ हथियार के रूप में ये प्रयोग किए जाते हैं। तो ईजीली और प्लस में ईजीली अवेलेबल होता है, मतलब इनकी उपलब्धता आसानी से होती है। ओके, और ये ज़्यादा महंगे भी नहीं होते हैं, अगर हम देखा जाए और हथियारों की तुलना में तो ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होते, तो ईजिली ये किया जाता है, इसलिए भविष्य के हथियार इनको माना जा रहा है, जैविक हथियारों को। ओके, एक हो गया राइसिन अरंडी के तेल से लेक्टिन निकालकर इसका प्रयोग करके कई हत्याएं की जा रही है। अगर हम देखें राइसिन अरंडी का तेल है, उसमें लेक्टिन निकालकर इसका प्रयोग करके भी कई हत्याएं की जा सकती है। इसके अलावा इबोला वायरस हो गया, तुलिरेमिया हो गया, क्यू फीवर हो गया, राइस क्लास्ट हो गया, मार्वर वायरस हो गया, इत्यादि जैविक हथियारों के उदाहरण हैं। और उदाहरण क्या हो गई, राइसिन अरंडी के तेल से लेक्टिन निकालकर इसका प्रयोग। इसके अलावा इबोला वायरस हो गया, तुलारेमिया हो गया, क्यू फीवर हो गया, राइस क्लास्ट हो गया, मार्वर वायरस हो गया, ये सभी क्या है, जैविक हथियार। तो इनका भी आप ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मानव में विभिन्न आनुवंशिक रोगों का वर्णन कीजिए। मानव में विभिन्न आनुवंशिक रोग है, इनका वर्णन हमको करना है। जैसे कि हम देखिए सबसे पहले वर्णांधता। वर्णांधता, इस रोग से पीड़ित व्यक्ति विभिन्न रंगों की पहचान नहीं कर पाता है, रंगों की पहचान भूल जाता है इसमें। ठीक है, कन्फ्यूज होता है कि कौन सा रंग कौन सा है, रेड कौन सा है, ग्रीन कौन सा है। यह रोग पुरुषों में सर्वाधिक पाया जाता है, पुरुषों में अधिक होता है ये, तथा लाल रंग की वर्णांधता के रोगी सर्वाधिक पाए जाते हैं। ओके, पुरुषों में होने वाला सर्वाधिक रोग होता है, मतलब अगर हम रेशियो देखें तो पुरुषों में ज़्यादा होता है, रंग की पहचान भूल जाता है, लाल रंग की वर्णांधता सबसे अधिक होती है। दूसरा है हमारा हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में क्या होता है, यह रोग लिंग सहलग्न अप्रभावी जीन के कारण होता है, जिसमें रक्त स्कंदन कारक के भाव के कारण रुधिर का थक्का नहीं बनता। इसमें क्या होता है, रक्त का स्कंदन नहीं होता है, यानी रुधिर का थक्का नहीं बनता है, जिसके कारण क्या होता है, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में कम हो जाती है और चोटों से जो है उसको हील करने में भी टाइम लगता है। तो इसमें रोग लिंग सहलग्न अप्रभावी जीन के कारण ये उत्पन्न होता है। इसके अलावा सिकल सेल एनीमिया, ये वंशानुगत, सिकल सेल भी बोलते हैं इसको, सिकल सेल एनीमिया, ये वंशानुगत असामान्यता के कारण होता है, जो एक ऑटोसोमी जीन में उत्परिवर्तन के कारण होती है। इसमें आरबीसी प्रभावित होती है। इसके अलावा हम देखें और फेनिनफिटोन में है फिनाइल कीटोमीरिया, एलिंग गुणसूत्र में अप्रभावी उत्परिवर्तन के कारण होती है, जो मानसिक विकास को अवरुद्ध करता है। कौन सा, फेनिनफिटोन में है या फिनाइल कोटोमूरिया। ठीक है, ये भी इसके कारण उत्पन्न हो गया। उसके अलावा डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम इत्यादि हो गए। इनका आप देख लीजिएगा कि कौन से गुणसूत्र में विकार होता है, क्योंकि मेरे भी मिक्स हो गया है 21वें गुणसूत्र में या 22वें गुणसूत्र में, तो इनका जो है और प्लस में कटे हुए होठ होना, वो सब एग्जाम्पल भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम इत्यादि तीनों को भी एक बार आप डिटेल से देख लीजिएगा। मेरे यहाँ पे मिक्स हो रहा है, तो इसलिए मैं गलत नहीं बताने के चक्करों में मैं यहाँ पे आपको बता नहीं रही, लेकिन इसका गुणसूत्र विकार आप जरूर देख लीजिएगा, प्लस में इसके कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है ये भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको सारे जो आनुवंशिक रोग है बता दिए गए हैं, उनको आप और डिटेल से पढ़ लीजिएगा और अच्छे से करके आइएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम, लैन वैन मैन का तुलनात्मक वर्णन करें। लैन वैन मैन का, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखें लैन, वैन और मैन। ओके, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, इनकी फुल फॉर्म होगी। तो सबसे पहले लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब गति की बात करें तो गति इनकी उच्च गति यानी मैक्सिमम उच्च गति लाइन की कितनी होती है, 100 Mbps तक होती है, ओनली 100 Mbps तक। ठीक है, और वाइड एरिया रेंज में होती है 1 Mbps तक, और इनकी होती है 1 Mbps से भी कम होती है। ठीक है, और यहाँ पर गति में कुछ कन्फ्यूजन है। गति जो है वाइड एरिया नेटवर्क की ज़्यादा होती है, 1 Mbps नहीं होती है। मैं एक बार चेक करके और आपको बता दूँगी। ठीक है, एक बार ये वाला गति वाला आप छोड़ दीजिए। उसके अलावा क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पे आई थिंक 1 Gbps तक होनी चाहिए। वाइड एरिया नेटवर्क की तो काफ़ी ज़्यादा होती है गति। ठीक है, और इनकी 1 Gbps से थोड़ी कम होती है, लेकिन 100 Mbps से ज़्यादा होती है। क्षेत्र हो गया 1 किलोमीटर तक, और इसका हो गया 100 किलोमीटर तक किसी सिटी या राज्य में। इनकी होती है 100 किलोमीटर से भी अधिक। ठीक है, अब ये एक स्थान या एक संस्थान या इमारत में अवस्थिति होती है इनकी। कोई संस्थान हो गया, इमारत हो गया, उसमें अवस्थिति होती है। ये कंप्यूटर एक शहर में अवस्थित रहते हैं, जो मोडेम और टेलीफोन तारों का इसमें प्रयोग भी किया जाता है। ये कंप्यूटर देश में कहीं भी हो सकते हैं तथा सेटेलाइट तथा इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हुए होते हैं। ओके, जैसे उदाहरण हम देखें, किसी विभागीय कार्यालय परस्पर इंटरनेट के माध्यम से जुड़े जाते हैं, जैसे प्रोटोकॉल ARC नेट का टोकन रिंग हो गया।
इस तरह वैन की विभिन्न शाखाएं जो किसी विशिष्ट शहर में पब्लिक टेलीफोन लाइनों से जुड़ी हुई रहती है, जैसे एटीएम हो गया। ओके, उदाहरण विभिन्न बहुराष्ट्रीय कंपनियां तथा उनकी राष्ट्रीय कार्यालयों से उपग्रहीय और इंटरनेट के माध्यम से जुड़ी होते हैं। इसमें क्या होता है, कोई भी एमएनसीज हो गई, उसका राष्ट्रीय कार्यालय हो गया, तो उसके उपग्रह या इंटरनेट के माध्यम से जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि हमारा एटीएम तो हो ही गया, उसके अलावा एफडीडीआई हो गया और एमडीएस, ये सारे ही क्या है, इसके उदाहरण है। लागत सस्ता होता है, ये महंगा होता है और ये भी महंगा होता है। केवल लैन सस्ता होता है, बाकी वैन और मैन दोनों ही क्या होते हैं, महंगे होते हैं। तो एक बार ये वाला पॉइंट आप दोबारा से रीचेक कर लीजिएगा, क्योंकि स्पीड तो इससे ज़्यादा ही होती है। यहाँ पे एम या मिस प्रिंट भी हो सकता है। ओके, सो thank you for watching this video.